हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी जो हाल ही में पेट का एग्ज़ाम हुआ है 15 अक्टूबर को, ये पहली पाली का पेपर है। इसमें कम से कम 28 से 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं हमारे द्वारा जो महासीरीज चलाई जा रही है। अगर जो भी बच्चा हमारे द्वारा चलाई गई महासीरीज के वीडियो को फॉलो किया होगा तो वो डेफिनेटली इन 28 से 30 क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लिया होगा और यही उसका प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें कम से कम 30 से 35 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो हर एक बच्चे को आएगा। बहुत ही इजी पूछा गया है, बहुत ही इजी। और कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप लॉजिक भी लगाएंगे थोड़ा सा तो भी सही कर ले जाएंगे। बाकी आपका बचा मैथ और रीजनिंग, तो ऐसा तो है नहीं कि मैथ और रीजनिंग आपको बिल्कुल ही नहीं आता। चलिए, अगर मैथ आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो रीजनिंग तो बहुत इजी होता है। रीजनिंग इतना इजी दिया है इसमें, बहुत ही इजी, उसको भी आप आराम से कर ले जाएंगे। तो इस तरीके से बताइए कि क्या आपका पेट का रिजल्ट रुकेगा? नहीं रुकेगा। 100% आप निकाल ले जाएंगे पेट को। और इसमें वैसे तो निगेटिव मार्क्स है नहीं, करना तो 100 ही है आपको। तो ऐसा तो है नहीं कि जो तुक्का आप लगाएंगे वो बिल्कुल गलत ही होगा, कुछ तो सही निकलेंगे उसमें से भी। अगर हम उन क्वेश्चनों को देखें जो हमारे द्वारा चलाई गई महासीरीज से डायरेक्ट आए हुए हैं, तो अगर 72 नंबर का क्वेश्चन को हम लें तो संगमरमर पर पितरा द्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय बहुत लोकप्रिय हुआ। तो किसके समय लोकप्रिय हुआ था? तो ये हुआ था शाहजहाँ के टाइम पे। और ये जब मेडाइबल की सीरीज चलाई जा रही थी उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है और शाहजहाँ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसमें कवर कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ये जो आकाश सर के द्वारा यूपीएससी और यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाए जा रहे हैं, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी बताया गया है और इससे संबंधित इसके काल क्या हैं, इस दौरान और क्या क्या चीज़ें घटित हुई, ये भी सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर अगर हम इसको देखें 74 नंबर क्वेश्चन को, तो इसमें है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? ये भी सर के द्वारा बताया गया है क्विज में। ये किया गया था राजगीर में। और अगर हम अन्य को देखें तो जो द्वितीय हुआ था वो कहाँ पर हुआ था और किसके समय में हुआ था, उसको भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम सेकंड देखें, सेकंड तो ये हुआ था कालाशोक के समय, कालाशोक के समय। और ये हुआ था कहाँ पर? तो ये हुआ था वैशाली में, वैशाली में। अगर अध्यक्षता की बात करें कि अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता तो वो किए थे साबा कामी, साबा कामी। इसी प्रकार अगर हम थर्ड को देखें, थर्ड तो ये किसके समय हुआ था? तो ये अशोक के समय हुआ था, अशोक। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। अध्यक्षता की बात करें, अध्यक्षता किसने की? तो वो किए थे मोगली पुत्र सुत ने, मोगली पुत्र सुत। फोर्थ अगर हम देखें, फोर्थ कहाँ पर हुआ था? फोर्थ किसके समय हुआ था? पहले ये देखते हैं, कनिष्क के समय हुआ था, कनिष्क के समय। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर में। और अगर कश्मीर में भी पूछे कि कश्मीर में कहाँ पर हुआ था, तो ये होता कुंडलवन में, कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में। और इस संगति की जो अध्यक्षता की थी वो किया गया था वसुमित्र के द्वारा, वसुमित्र के द्वारा। हालांकि ये चीज़ें सर के द्वारा भी बताई गई हैं, बट यहाँ पर एक एक बार और आप लोग देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। और प्रथम जो बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, महाकश्यप। ये प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे, इन्होंने अध्यक्षता की थी। फिर अगर हम 75 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? तो ये था अशोक का, आप सभी को पता है और सर के द्वारा क्विज में बताया भी गया है। साथ ही अशोक से संबंधित और भी चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पे।
फिर अगला क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो ये भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई हूँ कि मुगल सम्राट थे उस टाइम पे, कौन था, किसके समय में एलिजाबेथ ने ये प्रस्ताव भेजा था, कंपनी का प्रस्ताव भेजा था, कौन था शासक, किसके समय में कंपनी बनी, कहाँ पर अस्थाई कंपनी बनी, कहाँ पर अस्थाई कंपनी बनी, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये सब आने का कालक्रम क्या था इनका, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताई हूँ वहाँ पर भी। फिर है भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये आपको भूर सिंह सर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आपको लिखी हो वही याद होनी चाहिए, कभी कभी सुनी हुई चीज़ भी आ जाती है एग्ज़ाम में, और जो भी अच्छे से सुना होगा उनके लेक्चर को तो वह इसका आंसर कर ले जाएगा। हालांकि ये तो सभी को पता ही होगा कि विनोबा भावे थे। ये तो दांडी नमक वाला जो है, ये जब भूर सर के द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा कि महिलाओं की भूमिका क्या थी, कैसी थी, किस तरीके से उन्होंने सहयोग किया। इसका आंसर हालांकि बी है। फिर है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। तो पॉलिटी में बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया है, ये हुआ था अमेरिकी क्रांति से। अगला है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। ये भी सर के नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। 1935 का अधिनियम था। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। फिर यह है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। ये भी सर के इकोनॉमी के नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से समझा करके बताया गया है कि किन किन आधारों पर किसका किसका मापन होता है। ये वहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसका जो आंसर है वो है डी। फिर है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। ये तो अभी आएगा, जो जियोग्राफी का क्विज चल रहा है उसमें बताया जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। ये सर के जियोग्राफी के लेक्चर में है। इसका आंसर है बी। ये भी सर के जियोग्राफी के नोट्सों में है। इसका आंसर है सी। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था। तो इसका आंसर जो होगा ये होगा यह सभी। और ये सर का जो इकोनॉमी का नोट्स है कृषि वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें दिया गया है। फिर है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये जब बिहार का एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला था, मैं आप लोगों को क्विज करवा रही थी तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई थी क्यों कहा जाता है, क्या कारण है। तो ये सारी चीज़ें उसमें बखूबी बताई गई है। इसका आंसर है डी। फिर है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाती है। ये भी सर के द्वारा बताया गया है। इसका आंसर है सी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित होती हैं। सभी को पता है प्राथमिक क्षेत्र से, और सर के द्वारा बताया भी गया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं, तृतीय के किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं, इनका डाटा कौन निकालता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिडबी नहीं है, ये भी बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। ये भी बताया गया है सर के द्वारा, वैधानिक निगम। फिर है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है सर के पॉलिटी के नोट्स से, डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से सर के द्वारा बताया गया है। 124 से लेकर के 147 तक सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, कार्य, शक्तियाँ, सबका विस्तृत वर्णन किया गया है इसमें। फिर है कि मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति, ये भी उसी में है। ये भी इसका भी बताया गया है सर के द्वारा, डायरेक्ट ये भी पूछा गया है। और ये देख सकते हैं आपकी कैसे फैक्ट उठा के पूछ लिया है कि किस अनुच्छेद में है। तो आप बताइए, अगर आप मेंस के साथ साथ अगर आप प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ते हैं तो आपका मेंस तो तैयार होगा ही होगा, बल्कि प्री का भी कोई भी फैक्ट नहीं छूटने वाला। ये फैक्ट ही तो है। अब ऐसे आप रटते जाइए, 124 में है, 124 में, 124 में है, लेकिन अगर 124 से 147 तक आप पूरा पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे
कि स्वतंत्रता क्या है, इसकी कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या क्या हैं। आराम से सारी चीज़ें आप क्लियर करते जाएंगे। बाकी पूछे कहीं से भी उठा करके पूछो भाई, कहाँ से पूछोगे आप। इसी प्रकार अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। ये भी सर के नोट्सों में है और नोट्स बाकायदा आपको ग्रुप में शेयर भी किए गए हैं। ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। फिर है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया सर के द्वारा, संसद को है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। ये मेरे द्वारा जब साइंस का क्विज सॉल्व करवाया जा रहा था तो उसमें बताया गया है नायलॉन नहीं है, और कौन से नहीं है वो भी बताया गया है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ये जो जियोग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। सभी को पता है ग्रीन हाउस गैस, ये भी क्विज में सॉल्व करवाया गया है। फिर है कि न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये फेफड़े को करता है, ये भी क्विज में शामिल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन हैं। बाकी हम ऊपर भी देखते हैं। ऊपर अगर हम देखें तो ये वाला क्वेश्चन, ये स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम, ये भी सर के नोट्सों में आंध्र प्रदेश। और सर के द्वारा जो आंसर राइटिंग की सीरीज चलाई जा रही है और जो क्षेत्रवाद वाला क्वेश्चन जो दिया गया है, तो कई बच्चों ने इसको एग्जाम्पल के तौर पर उसमें लिखा भी है। तो यदि आप बच्चों के, हालांकि नोट्स में तो है, सर के द्वारा बताया भी गया है, लेकिन जो बच्चे आंसर राइटिंग करके आंसर को सेंड करते हैं ग्रुप में, अगर आप उसको भी खोल करके अच्छे से पढ़ते हैं तो वहाँ भी अगर आप अच्छे से, ये नहीं कि बस हवाई में निकाल ले गए, पूरे शिद्दत से आप उस चीज़ को भी पढ़ते हैं तो वहाँ से भी आपको इतने सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि आपको मेंस हो चाहे प्री हो, हर जगह आपको ये हेल्प करेंगे। चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या रेलवे हो या यूपीपी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। देखिए जितने भी पेपर बनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आयोग हर बार अलग अलग ढूंढ करके ही क्वेश्चन लाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ करंट्स के मुद्दे होते हैं वो डाल दिए जाते हैं। रीजनिंग, क्विज, ये सब तो भाई उसी के आधार पर बनता है जो पिछला क्वेश्चंस होता है। बाकी रीजनिंग और मैथ, बाकी जो ये जीएस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं, अलग से कुछ भी नहीं बनता है। अब भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है तो आंध्र प्रदेश ही रहेगा ना, केरल या महाराष्ट्र तो होगा नहीं। अब या तो भाषा के आधार पर बने भारत के पहला राज्य पूछ ले, या फिर ऐसे घुमा दे कि आंध्र प्रदेश किसके आधार पर भारत का पहला राज्य बना था, किसके आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, कुछ भी डाल सकता है। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि जो डीएम एसडीएम बनते हैं वो अलग से पढ़ते हैं, सब यही पढ़ते हैं, बशर्ते ये है कि वो शिद्दत से पढ़ते हैं और रिजल्ट उन्हीं का आता है। बाकी कुछ लोग होते हैं दूसरे टाइप के, जो ये हवाई में निकाल देते हैं, सोचते हैं ये तो मुझे याद है, यहाँ तो लगता है कि हाँ याद है, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने के बाद से, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद से ऐसा लगता है चारों ऑप्शन में कि भाई चलो 2 तो एलिमिनेट हो गए हैं, भाई 2 में से कौन है। और अक्सर क्या होता है कि गलत आंसर ही लगा करके आ जाते हैं। और फिर बाद में जब 2 नंबर 4 नंबर से रिजल्ट रुकता है तो फिर वही साल बर्बाद होता है, मन भी नहीं लगता है मेंस पढ़ने में, फिर उसी फैक्ट पर आ जाते हैं दोबारा से। तो इसका तो बस एक ही सोल्यूशन है कि जो भी चीज़ पढ़िए आप पूरे शिद्दत से पढ़िए, जिस तरीके से आप अपने माँ बाप भाई बहन या आपकी होने वाली एक्सेट्रा जो भी हो शिद्दत से प्रेम करते हैं, उसी शिद्दत के साथ किताबों से भी प्रेम कीजिए, लाइफ बन जाएगी, फिर आपकी वो भी मिल जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु, ये भी सर के नोट्स से ही डायरेक्ट है और सर के द्वारा बताया भी गया है कि लोकसभा पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु या लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होती हैं, उन सारी योग्यताओं में ये सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। बस वहीं से उठा करके एक फैक्ट डाल देगा। और क्या क्या नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे ना हो, क्या ना हो, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें। तो इतने सारे क्वेश्चंस हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं, महासीरीज से आया है। बाकी इस तरीके का जो क्वेश्चन आप लॉजिक लगा करके कर सकते हैं। लॉजिक क्या, इसमें पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि जो
छोटा छोटा जो दैनिक जागरण का टॉपिक आपको कट करके ग्रुप में सेंड किया जाता है, वहाँ से भी अगर आप उस चीज़ को पढ़ते हैं तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर पूछा है कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो अभी जो न्यूज़ का क्लिप डाला जाता है आप लोगों को क्रॉप करके दैनिक जागरण से, उसमें अगर हम देखें तो परसों ही भूखमरी सूचकांक जारी हुआ है और उसमें बाकायदा दिया भी है, और मैं वहाँ पर अंडरलाइन भी की हूँ। वहाँ पर दिया है कि भारत अपने पड़ोसी देश, और वहाँ पर किसका किसका नाम दिया है, तो एक तो दिया है बांग्लादेश का, बांग्लादेश, फिर दिया है म्यांमार का, फिर दिया है नेपाल का और पाकिस्तान का। यही दिया है वहाँ पर कि भारत का अपने पड़ोसी देशों से भी खराब स्थिति दर्ज की गई है, खराब स्थिति में चल रहा है, भारत खराब स्थिति में है, भूखमरी सूचकांक में 107वें रैंक पर है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो मैं एक बार उसको यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको ला करके, जैसे कि ये देखिए, और लोगों को दिखेगा नहीं, मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, तो ये देखिए यहाँ पर दिया है, ये देखिए यहाँ पर दिया है भारत अपने पड़ोसी देश, ये बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल से पीछे, तो ये 4 पड़ोसी देश तो यहीं दे दिया। तो इसको जो लोग ध्यान से पढ़े होंगे उनको तो याद होगा ही कि हाँ इनसे पीछे है। बाकी का किन आधारों पर तय होता है, हंगर इंडेक्स का पैमाना क्या है, तो कुछ लोग इसको भी पढ़ लिए होंगे। तो 4 ही आधार होते हैं। फैक्ट भी पूछ लेगा कि कितने आधारों पर होता है। भाई कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, इन्हीं के इर्द गिर्द से तो क्वेश्चन उठाएगा। तो किस पे होता है पैमाना, क्या होता है, कुपोषण होता है, वेस्टिंग यानी ऊंचाई की तुलना में कम वजन, स्टंटिंग यानी कम ऊंचाई और वजन, 5 वर्ष से कम उम्र में बच्चों की मौत। इन 4 आधारों पर, इन 4 पैमानों पर हंगर इंडेक्स को निकाला जाता है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर, देखते हैं। ये देखिए, तो इसमें से आप एलिमिनेट कीजिए। म्यांमार, इसको कर दिया आपने। फिर चीन वाला भी डाला गया आपको कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अभी जो भारत है अपने पड़ोसी देश चीन से बहुत पीछे है, क्योंकि भारत केवल 0.7% GDP का खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और वहीं चीन कितना करता है, तो 2.14% ये चीन करता है खर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा खर्च कर रहा है तो ज़्यादा आगे होगा। बाकी रहेगा ये तो ना, सभी को पता है मालदीव तो नज़दीक ही है और ये तो बहुत दूर है, तो इसका जो आंसर है वो है सी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी क्लिप उठा करके उसमें डाल दिया जाता है ग्रुप में, बाकायदा उसको पढ़ के सिलेबस से जोड़ के कि हाँ ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिलेबस में पूछा जाता है, जब जा कर के आपको न्यूज़ सेंड किया जाता है उसमें ग्रुप में। तो उसको आप लोग इग्नोर मत कीजिए, उसको भी अच्छे से पढ़िए। और ऐसा है नहीं कि ग्रुप में पढ़ गया है तो फिर उसको छोड़ देंगे, है तो ग्रुप में ही पढ़ते रहेंगे अपना ढूंढ के। भाई ढूंढने से अच्छा है कि आप एक जगह इनके भी नोट्स बनाइए छोटे छोटे करके। और जब नोट्स बनाएंगे आप तो कुछ नहीं करना आपको, बस अपने सोते सोते भी आप क्या करेंगे, कॉपी उठाइए, रिवीजन कीजिए, रख दीजिए साइड में। बाकी तो ऐसे तो आप, अब कितने लोग उसमें कॉपियाँ सेंड करते हैं, मैसेजेस आते हैं, फिर हम लोग भी इधर से कुछ ना कुछ सेंड कर देते हैं, तो कहाँ ढूंढेंगे आप कि कौन से डेट में था ये न्यूज। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही अपने कॉपी में लिख लीजिए उस चीज़ को। और जो टॉपर होते हैं, जो एग्ज़ाम निकालते हैं, वो यही करते हैं, घूमते भी हैं बढ़िया से, क्योंकि जो फालतू चीज़ें वो इधर देंगे, वो तुरंत जैसे ही न्यूज पढ़ा, जैसे ही कोई चीज़ें कोई वीडियो पढ़ा, उसको तुरंत देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, साइड में कर देते हैं। बाकी कुछ नहीं करना उनको, घूमते घूमते भी उसको पढ़ लेंगे। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, PDF बनाइए मोबाइल में, कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी घूमे हैं, लग रहा है कि हाँ यार यहाँ डाउट है, खोल लीजिए उसको, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यही चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आती। यूट्यूब चलाने में तो घंटों निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, और PDF पढ़ने में तो बहुत जोर आता है। यार कौन पढ़े, खैर छोड़िए। इसमें तो अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें तो खर्च कम करता है भारत। अगर हम वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक देखें, वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो इसमें 40वें रैंक पर है, 40वें।
स्थान पर है। जाहिर सी बात है, जब खर्च ही इतना कम कर रहा है तो नवाचार कहाँ से होगा। और वैसे क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये सारी चीज़ें आपको जो न्यूज़ डाली जाती हैं वहाँ पर मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें ये। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत पीछे का जा कर के पूछा है, अभी लेटेस्ट का ही सारी चीज़ें पूछी गई हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत पीछे का आपका पूछ लिया, ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। जैसे कि ये भी न्यूज़ में चल ही रहा है, गुजरात है इसका आंसर। फिर ये तो आप सभी को पता, ये भी बहुत घूमा था न्यूज़ में, ये वाला, ये ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया चीन ने किया, ये भी बहुत घुमा है न्यूज़ में। तो ये ऐसा नहीं है कि दैनिक जागरण भी आप पढ़ रहे हैं तो इनफ है वो आपके लिए। ऐसा नहीं है कि द हिंदू पढ़ के ही आप टॉपर बनेंगे, द हिंदू पढ़ के ही यूपीएससी निकलेगा। जिसमें आपको लग रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप उसी को फॉलो कीजिए। इंग्लिश नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी वाला न्यूज़पेपर पढ़िए। जिनको हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रही है वो द हिंदू पढ़ें। न्यूज़ तो सेम ही होता है, बस 2-4 फैक्ट इसमें इधर उधर ज़्यादा हो जाता है, और क्या होता है। लेकिन जो भी पढ़ें वो सॉलिड पढ़ें, ताकि वहाँ पर आप एलिमिनेट करके आंसर को निकाल ले जाएं। ये भी बहुत न्यूज़ में घुमा है, भारत का पहली अंडर वाटर मेट्रो का, ये कोलकाता में हुआ है। बाकी ये सब तो आप कर ही ले जाएंगे, रीजनिंग, ये माँ पत्नी चाची बेटी वाला, ये भी, ये हिंदी है, ये संधि विच्छेद है, ये सारे हैं, कर ही ले जाएंगे इसको आप। बाकी ये सब तो बहुत ही ईजी होता है, इसी में छिपा रहता है आंसर, ये सारे क्वेश्चंस तो देख सकते हैं कितना इजी निकल जाएगा आपका। यहीं से कितने सारे क्वेश्चंस तो आपके यहीं से हो गए, ये देख रहे हैं आप। फिर ये देखिए आपका एक सॉल्व तो सारे सॉल्व, ये सारे। तो आप लोगों को बस एक काम करना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा खुद से कि कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए। बाकी का मैं ये जो PDF है इसको आंसर सहित ग्रुप में सेंड कर दूँगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।